Hey there, let's have a look at the topic the अनहार्मोनिक ऑसिलेटर। देखो हमने एक बात की है हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में, जो क्या करता है हार्मोनिकली ऑसिलेट करता है। हार्मोनिकली ऑसिलेट करने का मतलब है जैसे ये मेरी मेन पोजीशन है, उसके यहाँ जाएगा वापस आएगा, फिर इधर जाएगा वापस आएगा, फिर उधर जाएगा फिर वापस आएगा, है ना। मतलब उसके जो एक्सट्रीम पोजीशन है वो फिक्स्ड रहते हैं। लेकिन अब हम यहाँ बात करने जा रहे हैं अनहार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में। इन प्रैक्टिस द रियल मॉलिक्यूल डू नॉट बिहेव एज परफेक्टली सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। कहता है जो रियल लाइफ में मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो परफेक्टली सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव नहीं करते, वो थोड़ा अनहार्मोनिकली बिहेव करते हैं, अनहार्मोनिकली सॉरी। There is always some anharmonicity associated with the vibrations of the molecule. The real bonds may be taken as perfectly elastic for smaller displacement. कहता है जब आप थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट देते हो ना, जैसे मैंने उस स्प्रिंग वाला केस समझाया था, जैसे उसको आप थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट दोगे, कहता है उस टाइम पे आप उसे परफेक्टली इलास्टिक मान सकते हो। परफेक्टली इलास्टिक मतलब इधर उधर इधर इधर जाता है, ठीक है। However, as the bond is stretched more, the restoring force becomes weaker and for large amplitude of vibration the bond will break. अब यहाँ पे क्या सीन है, चलो इसको समझते हैं। क्या तो मान लो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हमारे पास एक और एक, ये दो के बीच में ये बॉन्ड था। कहता है जब आप इसको थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट देते हो ना, आपने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, कहता है तब तो क्या होता है आराम से इसमें वाइब्रेशन सेटअप हो जाती है। बट जब हम बात कर रहे हैं कि इसको अगर आपने ज़्यादा डिस्प्लेस करने की कोशिश की तो कहता इस केस में बॉन्ड ब्रेक होने के चांसेस भी हो जाते हैं। नहीं आ रहा समझ, मैं बताती हूँ एग्जाम्पल हो रबड़ की। रबड़ को थोड़ा सा स्ट्रेच करो, दोनों तरफ क्या होगा, रबड़ थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा। बट वहीं अगर आप रबड़ को ज़्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, रबड़ जो है वो ब्रेक हो सकता है, राइट, और वो अपनी इलास्टिसिटी लूज भी कर जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है that however as the bond is stretched more the restoring force become weak. रिस्टोरिंग फोर्स का काम क्या होता है, वापस लेकर जाना कहता है। लेकिन जब अगर आप ज़्यादा स्ट्रेच करोगे तो रिस्टोरिंग फोर्स वीक हो जाएगी और लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस, जो लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन द बॉन्ड विल ब्रेक। तो क्या होगा, एकदम अचानक से वाइब्रेशन। अब आपने ये चीज़ आई डोंट नो नोटिस की है कि नहीं, अगर आप एक पेंडुलम लो और उसको उठा के ना, जैसे आपने एक बॉब एंड पेंडुलम, पहले वो एग्जांपल लेते हैं ताकि ऐसी एग्जांपल जो रियल लाइफ में हमने देख रखी है। अगर हम यहाँ पे एक रस्सी लगा देते हैं, उसे टाई कर देते हैं, यहाँ पे हमने कोई चीज़ रख ली, ठीक है। आपने क्या किया, पूरा जैसे झूले होते हैं ना, एकदम स्विंग्स होते हैं एकदम वैसे ही तो है ये, एकदम उसको पीछे तक ले जाओगे फिर एकदम आगे तक जाएगा, तो कहता है फिर रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो वीक हो जाएगी और ऐसी वाइब्रेशन, इतनी लार्ज वाइब्रेशन ऐसे सेट होने लगेगी, लार्ज वाइब्रेशन सेट होएगी कि एंड में जाके बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ये चीज़ देखो बॉब की एग्जांपल से समझ आ गई। अब बस वही यहाँ पे जो ऊपर आपने बॉब लगाया है, यहाँ पे इसकी जगह आप क्या लगा लो, एक और मॉलिक्यूल लगा लो, तो ऐसे आप वाइब्रेशन सेटअप कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं वाइब्रेशंस कुछ एकदम नॉर्मल तरीके से समझा रही हूँ, अभी मैं वाइब्रेशंस में डायरेक्टली नहीं आ रही कि हम किस तरह की वाइब्रेशंस जो है मॉलिक्यूल्स में देखते हैं। अगर आपको याद हो जब हमने किया था रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, उस टाइम पे हमने वाइब्रेशंस के बारे में बात किया था। लेट मी शो यू इट टू यू, ठीक है। तो हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी था और साथ ही हमने जब टोटल नंबर्स उसको डिडक्ट किया था, उस टाइम पे जब हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट निकाला था, तब हमने इसके बारे में बात की थी। तो मैं वो चीज़ फिर से शो करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में, यहाँ पे क्या है हमारे पास, वो मोड वाइब्रेशंस को देखना हम कैसे कैसे वाइब्रेशंस कराते हैं। देखो यहाँ पे जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो वाइब्रेशन सेटअप हो जाती है। यहाँ पे जब इसको नीचे खींचेंगे, इनको ऊपर खींचेंगे तो यहाँ पे ऐसे ऐसे वाइब्रेशन सेटअप हो जाएगी। वैसे ही अगर दोनों को पीछे की तरफ खींचेंगे तो ऐसे खींचा, जैसे रबड़ को खींचते हैं तब होने लगेगी, ऐसे दबाया ये सॉरी ये तो अनस्ट्रेचिंग है ना, ओके। इसके अलावा अगर हम बेंडिंग की बात करें तो ऐसे नीचे से पुल करोगे, किसी को छोड़ोगे तो टंग 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 ऐसे जो मूव करता है वो क्या है, आपकी वाइब्रेशंस की बात। तो कहता है ऐसे ये सब वाइब्रेट कर सकते हैं। तो मैंने पेंडुलम की एग्जांपल लेकर इसको सिंप्लीफाई किया ताकि जो हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं उससे हम इसको रिलेट कर सकें। आगे देखते हैं इसके बाद इसमें। अब कहते हैं द रिस्टोरिंग फोर्स बिकम्स वीक, सच एन ऑसिलेटर इज कॉल्ड एनहार्मोनिक ऑसिलेटर। कहता है ऐसा ऑसिलेटर जिसमें हमारी रिस्टोरिंग फोर्स वीक हो जाती है, बॉन्ड ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं, ऐसे ऑसिलेटर को हम एनहार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। तो इसने सजेस्ट किया था, इसके बारे में हमारे पास सीधा पोटेंशियल एनर्जी का हम रिलेशनशिप को यूज कर रहे हैं। क्या है रिलेशनशिप, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। हमने ये पूरी ड्राइव नहीं किया है, हम इसके डायरेक्ट रिजल्ट को यूज कर रहे हैं। क्या है, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट आर इज इक्वल टू डी ऑफ ई। यहाँ पे डी ऑफ ई आपके पास क्या है, ये है आपके पास डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। डिसोसिएशन एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो मॉलिक्यूल को देनी पड़ती है, जिसे मॉलिक्यूल डिसोसिएट करता है। डिसोसिएट करना मतलब टूटता है। तो डिसोसिएशन एनर्जी इंटू 1 माइनस ई एक्सपी। ई एक्सपी का मतलब है एक्सपोनेंशियल, तो हम इसको पता है ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस ई की पावर में ए आर ई क्यू माइनस आर
और इस टर्म का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ओके नाउ, तो अब हमारे पास यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे हमारे पास ए जो है वो कांस्टेंट है। आर ई क्यू क्या है, आर एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन माइनस आर, ठीक है। वेयर द श्रोडिंगर इक्वेशन इज सॉल्व्ड यूजिंग मोर्स पोटेंशियल एनर्जी, कहते हैं ये इक्वेशन 1 को, जब आपको पता है जो श्रोडिंगर इक्वेशन होती है उसमें हमारे पास पूरा एक कंसेप्ट होता है, वी वाली टर्म कंप्लीट उसमें आती है, ठीक है। वन डे आई विल शो यू दैट एज वेल, कि पूरे मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगी, बट दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस दैट आई एम टीचिंग, दैट्स वाई आई हैव नॉट सॉल्व्ड इट। तो अदरवाइज हम यहाँ पे वी की पूरी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास में सारी ये वैल्यूज आ जाती है। तो हम वैल्यूज को देख सकते हैं, देखो हमारे पास ये न्यू वी बार इक्वल्स टू ई वी बार। तो हमारे पास हमने ये किया भी था, कैसे किया था, देखो हमारे पास ई था, हमने क्या किया, हमने ई को डिवाइड किया था विद एच सी, करेक्ट, एच सी के साथ डिवाइड किया था ना। तो ई को एच सी के साथ डिवाइड करने से क्या मिलता है, न्यू ही तो मिलता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास इस फॉर्मेट में हमारे पास क्या है, न्यू बार है। तो हम इस लिख सकते हैं कि न्यू बार इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाय एच सी, जो होता है हमारे पास ई बार के बराबर। तो हम यहाँ पे ये चीज लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या आया, देखो ओमेगा प्लस हाफ ओमेगा ई माइनस वी प्लस हाफ स्क्वायर ओमेगा ई एक्स ई। ये वैल्यू जो है हम इसे डायरेक्टली याद करने, ओके तो यहाँ पे एक लिटिल मिस्टेक है, यहाँ पे जहाँ ये ओमेगा लिखा है इंस्टेड ऑफ दिस ओमेगा देयर शुड बी अ वी एट दिस प्लेस। तो ये सिमिलर वी जो यहाँ है वही यहाँ पे आएगा। एंड अब हम यहाँ चेक कर सकते हैं ये क्या है, v प्लस हाफ इंटू ओमेगा ई माइनस वी प्लस हाफ का स्क्वायर इंटू ओमेगा ई एक्स ई पर सेंटीमीटर। यहाँ पे जो v की वैल्यू है 0 1 2 3, v क्या है यहाँ पे आपको बेसिकली आपको रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, v यहाँ पे आपका वाइब्रेशन के नंबर्स को बता रहा है, मतलब वाइब्रेशन के लिए हमने एक नंबर यूज किया है, ये वो वाला नंबर है। नाउ वेयर एक्स ई इज कॉल्ड द एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट, और यहाँ हमने कांस्टेंट कौन सा, एक्स ई एनहार्मोनिसिटी का कांस्टेंट है। इट्स वैल्यू इज ऑलवेज स्मॉल, हमेशा एक छोटी वैल्यू होती है और पॉजिटिव वैल्यू होती है। देयरफॉर डब्ल्यू ई एक्स ई इज लेस देन ओमेगा ई। तो कहते हैं, देखो मैं इसका एक एग्जांपल लेकर दिखाती हूँ आपके पास। सपोज हमारे पास ओमेगा ई की वैल्यू है 2, करेक्ट। अब वहीं पे अगर आपके पास एक्स ई की वैल्यू है, देखो एक तो पॉजिटिव है, हमने एक्स ई की क्या बात की है, एक है पॉजिटिव एक है स्मॉल वैल्यू, है ना। तो इसकी वैल्यू मान लेते हैं 0.1। तो देखो जब हम ओमेगा ई में ये एक्स ई को मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 0.2। तो हमें देखने को क्या मिला, ओमेगा ई से ये वैल्यू काफ़ी छोटी आएगी। As a result, the vibrational energy level of an enharmonic oscillator are not equally spaced. Rather than the spacing between them keeps decreasing as the value of the vibrational quantum number increases. कहता है जैसे जैसे आपकी vibrational quantum number की वैल्यू इंक्रीज करती चली जाती है वैसे वैसे ये स्पेसिंग डिक्रीज होती चली जाती है। तो आप ये डायग्राम एक बार यहाँ चेक कर सकते हैं। जैसे जैसे हम v की वैल्यू बढ़ाते जा रहे ये जो स्पेसिंग है इनके बीच में जो गैप है ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम। तो इसको हम कह सकते हैं v इंक्रीजिंग स्पेसिंग डिक्रीजिंग। एंड व्हेन यू इंक्रीज v स्पेसिस, जो स्पेसिंग है वो डिक्रीज करती है। द एक्सपोनेंशियल कर्व्स एंड द एनर्जी लेवल ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड एनहार्मोनिक ऑसिलेटर आर शोन। ये साथ में इसलिए दिखाए गए हैं ताकि आप इसे कंपेयर कर सको। तो यहाँ देखो यहाँ के v की वैल्यू के साथ में कोई फर्क नहीं आ रहा, सारी की सारी स्पेसिंग बराबर। यहाँ पे v की वैल्यू के साथ में स्पेसिंग में फर्क आ रहा है, पहला फर्क ये है। दूसरा देखो, पहले अगर हम ये बोल के चले यहाँ पे हमारी इस तरफ जाएं तभी वैल्यू इंक्रीज करती है, ये इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन से अगर हम लेफ्ट की तरफ जाते तभी हमारी वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज। इसे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहूंगी हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो हमने यूज की थी। ये देखो ये हमारे पास मीन पोजीशन है, यहाँ पे एक्सट्रीम में गए या एक्सट्रीम की तरफ यहाँ गए तो दोनों ही केसेस में हम देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है, राइज करती है, करेक्ट। तो ये चीज़ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो इसके बारे में एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे सिंपल में क्या होता है, जैसे आपके बॉब यहाँ टाइड है तो इस पॉइंट पर, ये पॉइंट पर है मान लो, तो ये हाइट इसकी क्या है, बहुत कम, जमीन से थोड़ी सी ऊपर है, जिसके कारण इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 के बराबर आती है, लगभग 0 ऑलमोस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद जब इसको हम एक हाइट पर लेकर जाते हैं तो अब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तो जैसे जैसे h की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। तो जैसे 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 आप mgh की वैल्यू बढ़ाओगे, मतलब h की वैल्यू बढ़ाओगे, mgh बढ़ता जाएगा, ठीक है। और ये तो था हमने प्लस एक्स की डायरेक्शन में, तो ये 0, ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स। तो सिमिलरली अगर आप माइनस एक्स की डायरेक्शन में भी लेकर जाते हो तब भी हाइट क्या करेगी, इंक्रीज। देखो हाइट इंक्रीज कर रही है और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो ग्राफ आता है इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली इंक्रीज होती है, हमें दोनों पास से दिखती है। यहाँ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखना इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहाँ पे आपके पास प्लस एक्स होगा, यहाँ माइनस एक्स। तो यहाँ पर देखो आप दोनों तरफ आपको ग्राफ में एक बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। हम यही बेसिक डिफरेंस को यहाँ पे स्टडी करेंगे।
The energy of the ground vibrational state of an n-harmonic oscillator can be written by putting V equals to 0. कहते हैं सबसे पहले यहाँ पे ग्राउंड स्टेट की एनर्जी देखे तो यहाँ पे V की 0 डालना, तो 0 प्लस हाफ ओमेगा ई, तो ये बन गई पहली टर्म क्या आ जाएगी ओमेगा ई, माइनस 1/2 का स्क्वायर, वो हो गया ओमेगा हाफ ओमेगा ई या ओमेगा ई बाई 2 माइनस ओमेगा ई एक्स ई बाई 4. ठीक है, तो इसी फॉर्मेट में आता है. इसको मैं पूरा लिख के दिखाती हूँ, दैट वुड बी बेटर. मैंने अभी क्या किया, मेरे पास था सबसे पहली टर्म है v प्लस हाफ इंटू ओमेगा ई, तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ हाफ ओमेगा ई, माइनस अगली टर्म में जब मैं v की जगह हाफ 0 पुट करूंगी तो ये हाफ का स्क्वायर दैट इज 1/4 हो जाएगा इंटू ओमेगा ई एक्स ई. इसमें से 1/2 अगर मैं बाहर ले जाती हूँ तो अंदर क्या बचता है 1 माइनस 1/2 एक्स ई. तो आप चेक कर सकते हो ये सेम यहाँ पे रिजल्ट है 1/2, सॉरी ये 1/2 अकेला नहीं, साथ में ओमेगा ई भी बाहर जाएगा. तो देखो ओमेगा ई बाई 2 बाहर चला गया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा, और यहाँ ओमेगा ई बाई 2 ले गए हम बाहर तो पीछे 2 रह गया और एक्स ई रह गया. तो कहते हैं ये आपकी एनर्जी है ग्राउंड स्टेट लेवल की, मतलब जहाँ आपके पास वी की वैल्यू 0 है ना उस टाइम पे है ये. तो दिस इज कॉल्ड 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर. कहता है तो ये क्या एनर्जी है, 0 पॉइंट एनर्जी है. 0 पॉइंट एनर्जी कौन सी एनर्जी है, वो एनर्जी जहां पर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल 0 हो. 0th वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल पर जो एनर्जी आती है उसे हम कहते हैं एनर्जी एट 0 पॉइंट और 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर. तो इसकी वैल्यू हमारे पास हम यूज़ कर सकते हैं. आप चाहो तो इससे पहले ये सॉल्व करके भी आप शो कर सकते हैं यहीं पे. तो अगर आप वो करेंगे तो इनफैक्ट इट वुड बी बेटर, क्योंकि यहाँ पे हमने डेरिवेशन में कुछ खास ड्राइव नहीं किया है, दोनों रिजल्ट्स डायरेक्टली यूज किए हैं. तो अगर ये रिजल्ट आप शो करके दिखाओगे दैट वुड बी इवन बेटर. आगे देखते हैं सिलेक्शन रूल फॉर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन ऑफ एन एन हार्मोनिक ऑसिलेटर. इससे पहले हमने सिलेक्शन रूल हार्मोनिक ऑसिलेटर का वाले टाइम पे किए हैं. इनफैक्ट हमने वाइब्रेशनल के लिए सिलेक्शन रूल किए हैं जिसमें डेल्टा वी की वैल्यू क्या आती है +-1 के बराबर, या तो +1 होएगी या -1. करेक्ट हमने किया था, मतलब या तो 0 से 1 पे जाएगी या 1 से 0 पे, या 1 से 2 पे जाएगी 2 से 1 पे, ताकि एक का ही फर्क पड़े. जैसे 2 और 3 में 1 का फर्क है ना, तो 2 से 3 पे जाएगी तो आपकी बड़ी हो रही है वैल्यू तो +1, 3 से 2 पे वापस आएगी तो -1. यही किया था हमने, तो हमने वही चीज़ यहाँ पे भी है. सिलेक्शन रूल इसके लिए भी हम करेंगे ट्रांजिशंस के लिए एनहार्मोनिक में. लेकिन आप यहाँ पे देखिए क्या फर्क आ रहा है. कहता है यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू सिर्फ +-1 तक सीमित नहीं है, +-2 +-3 बड़ी सारी वैल्यूज आप इसमें दे सकते हो. तो यहाँ से आपको पता चलता है कि इसके सिलेक्शन रूल्स क्या हैं. थोड़े से डिफरेंट रूल हैं बट इट इज व्हाट इट इज. तो पहले 0 से 1 पे अगर हमने जाना हो तो पहले हमने ये वैल्यू 0 के लिए डाल रखी है E0 पे. अब ऐसे ही E1 पे हम बना सकते हैं वैल्यू. तो E1 के लिए क्या वैल्यू आएगी, पहली टर्म थी 1, मतलब यहाँ पे हमारे पास था ना v प्लस हाफ ओमेगा ई, तो ये आ जाएगा 1 + 1/2 दैट इज 3/2 ओमेगा ई. नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या थी, v + 1/2 का स्क्वायर ओमेगा ई एक्स ई. करेक्ट, तो यहाँ पे हम इसको पुट कर सकते हैं 3/2 का स्क्वायर दैट इज 9/4 ओमेगा ई एक्स ई. इसमें से 3/2 कॉमन ले जाते हैं, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 3/2 एक्स ई. तो मेरे पास ये टर्म है. तो जब हम इन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 - 2 एक्स ई इंटू ओमेगा ई. ठीक है, आप ही चाहो तो इसको सॉल्व करके भी पूरा शो कर सकते हो. तो ये 0 से 1 लेवल के लिए आ गई. सिमिलरली अगर आप ये 0 से 2, क्योंकि यहाँ पे +2 भी है, मतलब 0 से आप 2 पे भी जा सकते हो. कहता है जब आप इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 1 - 3 एक्स ई. तो कहता है जब आप 0 से 1 जाते हो तो कहते हैं इसे हम फंडामेंटल कहते हैं. ठीक है, फंडामेंटल एनर्जी. जब आप 0 से 1 मतलब 0 से 2 पे जा रहे हो तो कहते हैं इसको हम ओवरटोन बुलाते हैं. तो बस यही है हमारे पास इसकी मेन टर्म्स. एंड येस, कंपेयर टू फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ओवरटोन आर वीक. तो कहते हैं ये 1 में से 2 ही माइनस करे, ये 1 में से 3 माइनस करे, तो ये टर्म छोटी और ये बड़ी होती है.